नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें आज से लगभग 2500 साल पहले के भारत में ले जाएगा। कभी सोचा है उस जमाने के गांव कैसे होते होंगे और फिर उन गांवों से बड़े बड़े शहर कैसे बन गए? आज हम इसी रोमांचक कहानी को समझेंगे, उन खुशहाल गांवों और समृद्ध शहरों की कहानी को। तो तैयार हो जाइए, हम समय में पीछे जा रहे हैं। एक सीन की कल्पना कीजिए। एक छोटा सा लड़का है प्रभाकर। वो एक लोहार की दुकान पर बैठा है और उसकी आंखें चमक रही हैं। वो देख रहा है कि कैसे आग की भट्ठी में लोहा तपकर लाल हो रहा है और फिर हथौड़े की चोट से धीरे धीरे औजारों की शक्लें ले रहा है। उसके लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं है। पर प्रभाकर ये नहीं जानता कि ये जो साधारण से दिखने वाले औजार हैं ना, ये सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं हैं। ये तो एक बहुत बड़े बदलाव की नींव है, एक ऐसी क्रांति की जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बदलने वाली थी। और वो क्रांति आई एक धातु से, लोहा। जी हाँ, ये वो दौर था जब लोहे ने सिर्फ औजार नहीं घड़े बल्कि भारत का भविष्य गढ़ना शुरू कर दिया था। पर दिमाग में एक सवाल आता है ना, कि एक मामूली सी कुल्हाड़ी या हल क्या ये सच में इतनी बड़ी क्रांति ला सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। आइए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, भारत में लोहे का इस्तेमाल तो करीब 3000 साल पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन असली गेम चेंजर वाला मोमेंट आया लगभग 500 साल बाद, करीब 2500 साल पहले, जब लोहे के औजार आम लोगों तक घर घर और खेत खेत तक पहुंचने लगे। तब एक ऐसा बदलाव आया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। ये पूरा बदलाव ना एक चेन रिएक्शन की तरह था। एक के बाद एक चीज होती गई। सोचिए, सबसे पहले क्या हुआ? आई लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियां। इनसे घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया और खेती के लिए नई जमीन मिली। फिर आए लोहे के फाल वाले हल, जिनसे जमीन की गहरी जुताई होने लगी और फसलें पहले से कहीं बेहतर उगने लगीं। अब ज्यादा फसल तो मतलब ज्यादा पानी की जरूरत, और इसी जरूरत ने जन्म दिया सिंचाई के नए तरीकों को। नहरें बनी, कुएं खोदे गए, तालाब बनाए गए, और इसका नतीजा ये हुआ कि खेती की पैदावार में जबरदस्त उछाल आया। इतनी उपज हुई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। तो ठीक है, खेतों में तो समृद्धि आ गई, लेकिन इसका उन लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा जो इन गांवों में रहते थे? आखिरकार वही तो इन राज्यों की असली ताकत हैं। चलिए अब सीधे उस दौर के एक गांव में चलते हैं और वहां की जिंदगी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। उस समय उत्तरी भारत के गांव में एक बहुत ही ताकतवर आदमी होता था जिसे ग्राम भोजक कहा जाता था। आप समझ लीजिए कि वो गांव का एक छोटा मोटा राजा ही था। ये पद उसे विरासत में मिलता था, मतलब पिता के बाद बेटा ग्राम भोजक बनता था। गांव की सबसे ज्यादा जमीन उसी के पास होती थी। राजा के लिए टैक्स वसूलने का काम, गांव के झगड़ों में जज बनने का काम, और यहां तक कि पुलिस का काम भी वही करता था। मतलब गांव में उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन रुकिए, ये कहानी पूरे भारत में एक जैसी नहीं थी। समाज का ताना बाना अलग अलग इलाकों में अलग अलग था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तर में जहाँ ग्राम भोजक सबसे ऊपर थे, वहीं दक्षिण के तमिल इलाकों में बड़े जमींदारों को वेलला कहते थे। उत्तर में जो छोटे किसान कहे वो गृहपति कहलाते थे, तो दक्षिण में साधारण हलवाहों को उणवार कहा जाता था। और हाँ, दोनों ही जगहों पर भूमिहीन मजदूर भी थे, जिन्हें उत्तर में दास कर्मकार और दक्षिण में कडेसियार या अदिमई कहते थे। नाम भले ही अलग थे, पर शायद उनकी मेहनत और जिंदगी की कहानियां एक जैसी ही रही होंगी। गांव का मतलब सिर्फ किसान और जमींदार ही नहीं थे। गांव की असली धड़कन तो थे वहां के हुनरमंद कारीगर। लोहार जो खेती के लिए जरूरी औजार बनाते, कुम्हार जो घर के लिए मिट्टी के बर्तन गढ़ते, बढ़ई जो हल और बैलगाड़ियां तैयार करते, और बुनकर जो अपने करघों पर सुंदर कपड़े बुनते। ये सब मिलकर ही एक गांव को आत्मनिर्भर बनाते थे और उसकी अर्थव्यवस्था को चलाते थे। तो जब गांव खुशहाल होने लगे, खेतों में अनाज की कोई कमी नहीं रही, तो फिर एक नई कहानी ने जन्म लिया। ये कहानी थी शहरों के बनने की, उन जगहों की जो आगे चलकर व्यापार, कला और नए मौकों के बड़े सेंटर बनने वाले थे। उस जमाने की आम जिंदगी कैसी थी, इसका एक बड़ा अच्छा अंदाजा हमें जातक कथाओं से मिलता है। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों के बीच कहीं सुनी जाती थी। ऐसी ही एक कहानी है एक गरीब लड़के की, जिसके पास कुछ भी नहीं था। उसने अपनी होशियारी से एक मरे हुए चूहे को भी एक सिक्के में बेच दिया और फिर उसी पैसे से काम करके धीरे धीरे एक बड़ा व्यापारी बन गया। ये कहानियां हमें बताती हैं कि शहर उस जमाने में सपनों को पूरा करने की जगह बन गए थे, जहां मेहनत और दिमाग से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता था। शहरों की ये कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं लिखी गईं, बल्कि पत्थरों पर भी गढ़ी गईं। ये देखिए, ये सांची के स्तूप की एक मूर्ति कला है।
जरा ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। भीड़ भाड़ वाले बाजार, घर, आते जाते लोग। ऐसा लगता है मानो उस कलाकार ने पूरे शहर को एक पत्थर में ही कैद कर लिया हो। ये सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, ये उस समय का एक जीता जागता वीडियो है। जब पुरातत्वविदों ने पुराने शहरों की खुदाई की ना, तो उन्हें एक बहुत ही दिलचस्प चीज मिली, वलय कूप या रिंग वेल। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये मिट्टी के गोल छल्लों को एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए गहरे गड्ढे होते थे। अंदाजा लगाइए ये क्या होंगे। असल में ये उस जमाने के शौचालय, नालियां और कूड़ेदान हुआ करते थे। ये दिखाता है कि उस समय के लोग साफ सफाई और एक तरह की शहरी प्लानिंग को कितना महत्व देते थे। तो ये शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, ये तो उस दौर के धड़कते हुए दिल थे, जहां व्यापार और कला की नसें आकर मिलती थीं। ये एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे जो पूरे उपमहाद्वीप को एक दूसरे से जोड़ रहा था। अब देखिए, जब व्यापार बढ़ता है तो सामान के बदले सामान देने का सिस्टम ज्यादा दिन तक काम नहीं करता। अब जरूरत थी एक नई चीज की, और वो थे सिक्के। भारत के जो सबसे पुराने सिक्के मिलते हैं उन्हें कहते हैं आहत सिक्के। ये लगभग 500 सालों तक इस्तेमाल में रहे। इनकी खास बात यह कि इन पर कुछ लिखा नहीं होता था, बल्कि धातु पर अलग अलग चिन्हों से जोर से ठप्पा लगाया जाता था, यानी उन्हें आहत किया जाता था। और बस इसी वजह से इनका नाम पड़ गया आहत सिक्के। ये देखिए, एक असली आहत सिक्का। ये ज्यादातर चांदी के होते थे। जरा गौर से देखिए, आपको इस पर शायद कोई पेड़, मछली, हाथी या फिर कोई ज्यामितीय आकृति दिखेगी। हर निशान का कोई खास मतलब होता था, जो शायद किसी राजा या किसी बड़े व्यापारी संघ की पहचान रहा हो। यही ठप्पे इन सिक्कों की गारंटी होते थे। व्यापार की ये लहरें सिर्फ जमीन पर ही नहीं थीं, समंदर में तो जैसे ट्रेड की सुनामी आई हुई थी। कल्पना कीजिए गुजरात के तट पर आज के भरूच शहर की, जिसे उस समय यूनानी लोग बेरीगाजा कहते थे। बड़े बड़े जहाज यहां आते जाते थे, और ये बंदरगाह भारत को पश्चिमी दुनिया से जोड़ने वाला एक बहुत ही व्यस्त दरवाजा था। तो इस बंदरगाह पे होता क्या था? सोचिए, रोम से शराब के बड़े बड़े मटके उतर रहे हैं, साथ में तांबा, टिन और सोने चांदी के सिक्के भी आ रहे हैं। और बदले में भारत से क्या जा रहा है? हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियां, शानदार हाथी दांत, महीन सूती कपड़ा, कीमती रेशम और यहाँ के मनमोहक इत्र। ये सिर्फ सामान का लेन देन नहीं था, ये तो संस्कृतियों का मिलन था। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा व्यापार और इतना सारा उत्पादन, इसे संभालता कौन था? तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार व्यवस्था थी, जिसे कहते थे श्रेणी। आप इन्हें आज के समय के व्यापार संघ या गिल्ड समझ सकते हैं। ये श्रेणियां कारीगरों को ट्रेनिंग देती थी, उनके लिए कच्चा माल खरीदती थी और फिर उनके बनाए सामान को बाजार में बिकवाती थी। और सबसे दिलचस्प बात, ये उस जमाने के बैंक भी थे। लोग अपनी मेहनत की कमाई यहां सुरक्षित रख सकते थे। तो देखा आपने, एक लोहे के औजार से शुरू हुई कहानी हमें कहां तक ले आई? खुशहाल गांव, हलचल से भरे शहर, समुंदर पार तक होता व्यापार और बैंकों जैसी शानदार व्यवस्था तक। ये सब हमें सिखाता है कि कैसे एक छोटा सा आविष्कार भी पूरी दुनिया को बदल सकता है। ये हमें बताता है कि हमारे आज के शहर, हमारे बाजार, हमारी अर्थव्यवस्था, इन सब की जड़ें कितनी गहरी हैं, हजारों साल पुरानी। तो अगली बार जब आप किसी भीड़ भाड़ वाले शहर को देखें, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि इस शहर की कहानी की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई होगी।